हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन एफआर के मई 26 एग्जाम के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा एमसीक्यू केस सिनेरियो नंबर 1 जो हमारा आकाश लिमिटेड वाला है, उससे अपन सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं जिससे अपना डबल टाइम ना जाए क्वेश्चन एमसीक्यू दोनों पढ़ने में। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उस हिसाब से अपन ऊपर वाले उस पैराग्राफ पे चलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। कुछ इंपेयरमेंट लॉस से रिलेटेड कुछ ये पूछ रहा है। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस वाला पैराग्राफ एक बार अपन पढ़ लेते हैं। कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला ऊपर वाला पैराग्राफ जस्ट एन इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे नीचे वाले से फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। क्या लिखा हुआ है, आकाश लिमिटेड की केस स्टडी है ये। आकाश लिमिटेड हैज 2 कैश जनरेटिंग यूनिट्स CGU1 and CGU2 with the carrying amount of rupees 80 lakh and 120 lakh respectively. It has a corporate office building having carrying amount of 40 lakh which is not included in the carrying amount of CGU1 and CGU2. The recoverable amount based on value in use is 72 lakh for CGU1 and 150 lakh for CGU2. अपने को इसमें इम्पेयरमेंट टेस्टिंग और इम्पेयरमेंट का अकाउंटिंग करनी है जो अपन इंड AS 36 में करते हैं। चलिए, ये हमारी सॉल्यूशन वाली PDF। इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट कितना है, CGU1 का 80, CGU2 का 120। अलोकेट नहीं करी है ये कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग, क्वेश्चन में कहा था अपन अलोकेट कर देंगे किस बेसिस पे, कैरिंग अमाउंट के बेसिस पे। तो CGU1 में कितना अलोकेट हुआ 16, CGU2 में कितना अलोकेट हुआ 24। तो टोटल कैरिंग अमाउंट आफ्टर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेट बिल्डिंग कितना आ गया, 96 आ गया CGU1 का, 144 आ गया CGU2 का। रिकवरेबल अमाउंट अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 72 और 152। यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है, यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा 24 का। यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी ज़्यादा है, कैरिंग इंपेयरमेंट लॉस आएगा ही नहीं। अलोकेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑफ CGU1 अलोकेट कर देंगे अपन कॉर्पोरेट बिल्डिंग और अदर असेट्स में अलोकेट कर देंगे किसके, कैरिंग अमाउंट के बेस पे। कैरिंग अमाउंट कितना है, अदर असेट्स का 80 है, ये 80 और दूसरा अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट करता 16, 80:16 के बीच में अपन इसका इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे अपन ने अलोकेट कर दिया। तो इंपेयरमेंट लॉस कॉर्पोरेट बिल्डिंग का कितना आ रहा है 4 और अदर असेट्स का कितना आ रहा है 20। हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी में, असेट्स का CGU1 का 20 लाख है इंपेयरमेंट लॉस और कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग का 4 लाख है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गई, ये गलत है क्योंकि CGU2 का कोई इंपेयरमेंट ही नहीं है, 24 लाख CGU2 का कोई इंपेयरमेंट ही नहीं है और ये वाला अमाउंट भी गलत दिए हुए हैं। चलो, सेकंड MCQ क्या दिया हुआ है, द CFO ऑफ आकाश लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस for the basis on which क्या लिखा है अगेन, द CFO ऑफ आकाश लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस फॉर द बेसिस ऑन विच विल द लैंड बी द फेयर वैल्यूड अंडर इंड AS 113। बेसिकली लैंड की फेयर वैल्यू अपने से कैलकुलेट करने को पूछा, फेयर वैल्यू अपन इंड AS 113 में कैलकुलेट करते हैं। चलो अपन लैंड वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। ये पैराग्राफ अपना काम हो चुका, ये वाला पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे लैंड रिलेटेड। आकाश लिमिटेड इज हैविंग अ प्लॉट ऑफ लैंड विच इज वेकेंट and the use of this land is not yet determined. The land is situated in the prime area of the city where lot of commercial complexes are coming up without any legal restriction to convert the land into commercial land. Akash Limited has not yet thought of constructing commercial complexes on the land as it is not in the business objectives. Akash Limited let out this land for the purpose of parking lot for commercial complex around the company has classified this property as investment property. किस बेसिस पे अपन इसको इंड AS 113 के हिसाब से करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि हमारे नॉन फाइनेंशियल असेट है तो नॉन फाइनेंशियल असेट को जनरली अपन हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ पे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ के हिसाब से अपन उसकी क्या निकालते हैं, फेयर वैल्यू निकालते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक लाइन में, फेयर वैल्यू ऑफ लैंड एज पर इंड AS 113 विल बी द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज बिकॉज इट इज अ नॉन फाइनेंशियल असेट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ आकाश लिमिटेड गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन ऑयल लिमिटेड। अच्छा, चलो अपन इन्वेस्टमेंट इन ऑयल लिमिटेड वाला पैराग्राफ अपन पढ़ते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ का काम हो गया और सेकंड पैराग्राफ का भी काम हो गया। चलो, ऑयल लिमिटेड वाला पैराग्राफ ये रहा। आकाश लिमिटेड एक्वायर्ड 90% स्टेक इन सब्सिडरी ऑयल लिमिटेड अ फ्यू ईयर्स अगो। आकाश लिमिटेड नाउ सेल्स इट एंटायर इन्वेस्टमेंट इन ऑयल लिमिटेड फॉर 2000 लैक्स, यानी पूरा का पूरा स्टेक क्या कर दिया, सब्सिडरी का बेच दिया 2000 लैक्स में। द नेट असेट्स ऑफ ऑयल लिमिटेड आर 1500 lakh एंड द NCI ऑफ ऑयल लिमिटेड इज 200 lakh. The cumulative exchange difference that has arisen during the Akash Limited ownership are gains of 300 lakh resulting in Akash Limited foreign currency का शेयर कितना आया 270 और बाकी बचा हुआ NCI का कितना आया 30। तो जब पूरा का पूरा अपन सेल इस तरह से स्टेक का सेल करते हैं, जब हमारा कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है, उसका एक केस होता है हमारा जो अपन ने पढ़ा था, उस केसेस के हिसाब से इसकी अकाउंटिंग अपन कर देंगे। चलो, सिंपल सा है ये भी। कैश अकाउंट डेबिट मैंने एंट्री से समझा दिया आपको। अब डायरेक्ट अपने को तो खैर वहाँ पे आंसर का MCQ मार्क करना होता है, समझाना था। PDF मेरे को बनानी थी आपके लिए पूरे सॉल्यूशन की, तो मैंने पूरा वो जनरल एंट्री वगैरह से इसमें समझा दिया।
कैश अकाउंट कितना मिला सेल से, 2000 का मिला। एन से अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे 200 की। नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज कर देंगे 1500 के। कितना आया प्रॉफिट लॉस बैलेंसिंग फिगर 700। लेकिन इन डेस 110 में अपन ने एक चीज़ और पढ़ी हुई है कि जब भी सामने वाले जो सब्सिडरी होती है उनका कोई ओसीआई के बैलेंसेस पड़े हुए होते हैं तो अपन उसको रेस्पेक्टिव इंडेस के बेसिस पे या तो पीएनएल या रिटेन अर्निंग में रिक्लासीफाई करते हैं। तो ये जो क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस वाला बैलेंस होता है, एफसीटीआर वाला जो बैलेंस होता है, वो कहाँ जाता है, पीएनएल में रिक्लासीफाई होता है। तो पीएनएल में रिक्लासीफाई हो जाएगा। लेकिन कौन सा शेयर, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शेयर, आपको पता होगा ये बात, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट का शेयर रिक्लासीफाई होता है। तो टोटल गेन ऑन डिस्पोजल कितना हुआ, पीएनएल में कितना गेन बुक होगा, एक तो ये वाला गेन जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट करा, प्लस जो अपन ने रिक्लासीफाई करा क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस टू पीएनएल पेरेंट का शेयर 270, 30 वाला तो एनसीआई था। टोटल गेन ऑन डिस्पोजल कितना हो गया 970, हमारा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए को अपन यहाँ पे टिक मार देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ प्री पेमेंट प्रीमियम एंड प्रोसेसिंग फी ऑफ न्यू लोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आकाश लिमिटेड एज पर इंड एस 109। वैसे तो इसके लिए अपने को ऊपर वाला पॉइंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अपने को पता है कि अगर प्रीपेमेंट का इवेंट अगर होता है, प्रीपेमेंट होता है, अगर इंडेक्स 109 में अपन ने पढ़ा हुआ है कि अगर प्रीपेमेंट होता है तो उसमें जो भी गेन लॉस होता है वो कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, वो गेन लॉस होता है। समझ में आ गई बात। दूसरी जो न्यू लोन की प्रोसेसिंग फीस होती है, यानी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट होती है, वो अपन क्या करते हैं, उसमें एडजस्ट करते हैं। न्यू लोन में आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे होंगे जिसमें अपन ट्रांजेक्शन कॉस्ट को एडजस्ट करते हैं। फिर भी एक बार अपन ऊपर वाला इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कहाँ है ये वाला, अपन ने ये वाला पैराग्राफ भी कर लिया, फोर्थ वाला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। In financial year 2022-23, Akash Limited obtained a term loan of 25 crore from DXE Bank. In May 2025, the company availed a fresh loan from BXE Bank to prepay the outstanding facility with DXE Bank. In this process, Akash Limited paid 5 lakh to DXE Bank to extinguish the old liability as prepayment charges. Additionally, it also paid 1% of the new loan as origination या फिर processing fee, जिसको अपन transaction fees basically बोलते हैं। चलो तो अपन क्या करेंगे इसमें, सिंपल सी बात, जो हमारा प्रीपेमेंट प्रीमियम है वो ट्रीटेड एज गेन ऑन लॉस ऑन द इवेंट ऑफ प्रीपेमेंट, और जो प्रोसेसिंग फी है नए लोन की वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो जाएगी। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी। Prepayment premium shall be recognized as a part of gain on loss on extinguishment of the old loan, and processing fee of new loan will be considered as transaction cost in the nature of origination fee of the new loan and will be included in calculating the effective exchange rate as per Ind AS 109। हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गई आपको बात। बाकी के सारे ऑप्शन एलिमिनेटेड हैं, सारे रॉन्ग हैं। क्या लिखा हुआ है, बोथ प्रीपेमेंट प्रीमियम, दोनों का एक ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, अपने को पता है। ये वाली लाइन बेसिकली ये पढ़कर ही हमें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, हमें ऊपर जाके वो पॉइंट पढ़ने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। बोथ, ये भी बोथ की बात कर रहे हैं, नहीं, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट ही है। ये क्या लिखा हुआ है, प्रीपेमेंट प्रीमियम वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन कॉस्ट, नहीं, प्रीपेमेंट प्रीमियम ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। इससे सही सॉल्यूशन क्या बचा इसका, ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ विल द कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर विल बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हॉक लिमिटेड। चलो लास्ट हमारा पॉइंट बचा हुआ है इस केस सिनेरियो का, बाकी तो सारे अपन कवर कर चुके। फिफ्थ वाला पॉइंट बचा हुआ अपन पढ़ लेते हैं। On 1st October 2025, Akash Limited subscribes 1000 convertible preference shares of Hawk Limited. आकाश लिमिटेड ने सब्सक्राइब करे, आकाश लिमिटेड ने खरीदे, यानी आकाश लिमिटेड की बुक्स में क्या ये फाइनेंशियल असेट है। पूछा किसका है क्वेश्चन में, हॉक लिमिटेड का पूछा, यानी फाइनेंशियल लाइबिलिटी है हॉक लिमिटेड की। आगे एक बार अपन ये बुलेट्स भी पढ़ लेते हैं क्या लिखी हुई है। The preference shares are convertible in the ratio 10:1, that is 10 equity shares for each convertible preference share held. On a fully diluted basis, Akash Limited is entitled to 25% stake in Hawk Limited. The agreement stipulates that if Hawk Limited subsequently issues equity shares at a price lower than 10, the conversion ratio will be adjusted to ensure Akash Limited maintains a 25% stake. यानी इसमें हमारा क्या हो रहा है, जो फिक्स टू फिक्स टेस्ट होता है, जो फिक्स्ड टू फिक्स्ड टेस्ट होता है, यानी फिक्स्ड इक्विटी शेयर्स हमारे इशू होंगे, वो वाला टेस्ट पास नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि इस स्टिपुलेटेड एग्रीमेंट की वजह से आगे जाकर के नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल लाइबिलिटी होगी, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। Hawk Limited is the issuer of preference shares and the fixed to fixed test is not also met because the number of shares can be changed in the future because of the stipulated agreement. Thus, it is a financial liability. नेचर ऑफ करेंट और नॉन करेंट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द डेट ऑफ द क्वेश्चन। क्यों मैंने ये वाली लाइन क्यों लिखी, क्योंकि अपने को ऑप्शन में इस तरह के ऑप्शंस भी दिए हुए थे। कौन से दिए हुए थे ऑप्शन, ये वाला हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटी वगैरह का भी इसमें पूछा हुआ था। तो कुछ डेटा अपने क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अपन सिंपली इसका क्या लिखेंगे आंसर, फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हमारा पहला केस सिनेरियो हो गया, अपन सेकेंड केस सिनेरियो पे चलते हैं। एक सेकेंड, चलिए सेकेंड केस सिनेरियो पे चलते हैं।
जेस्ट लिमिटेड का केस सिनेरियो है, अपन वही अपना सेम पैटर्न क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ जेस्ट लिमिटेड्स इन्वेस्टमेंट इन सन लिमिटेड एसोसिएट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 मार्च 2006। सन लिमिटेड कोई जेस्ट लिमिटेड की एसोसिएट होगी, उसका कैरिंग अमाउंट बेसिकली अपने से पूछ रहा है। चलो एक बार देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ दिख रहा है अपने को सन लिमिटेड। इसमें सन लिमिटेड कहाँ है, सन लिमिटेड ये रहा सन लिमिटेड। क्या लिखा है, जेस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक। पता है हमें एसोसिएट क्या होता है, मोर देन इक्वल टू 40, मोर देन इक्वल टू 20, लेस देन इक्वल टू 50। चलो, जेस्ट लिमिटेड एक्वायर्ड 45% स्टेक इन सन लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2025 फॉर 50 लाख। ये हमारा ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। दिस लीड्स टू जेड लिमिटेड हैविंग एन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन सन लिमिटेड हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 16 लाख। जो प्रॉफिट का शेयर अपन उसमें ऐड कर देंगे। ऑल्सो ऑन 31 मार्च 2025 सन लिमिटेड हैज रीवैल्यूड वन ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बाय 8 लाख। इसका कुछ ट्रीटमेंट अपन करते हैं क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए? नहीं, कुछ ट्रीटमेंट नहीं करते। तो बेसिकली अपन सिर्फ दो चीज़ों का इसमें ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। केस सिनेरियो नंबर 2, जेस्ट लिमिटेड। क्वेश्चन 6, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 50 लाख। शेयर ऑफ प्रॉफिट 16 लाख का प्रॉफिट था, हमारा शेयर कितना है? 45%, 7,20,000। कितना आ गया हमारा कैरिंग अमाउंट? 57,20,000। रीवैल्यूएशन रिजर्व का कुछ इसमें एडजस्टमेंट अपन करते नहीं है इंडेक्स 28 के अकॉर्डिंग। चलो, तो ऑप्शन सी में दे रखा है हमें 57,20,000। ये भी अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन, अपन यहाँ पे इसको टिक कर देते हैं। नेक्स्ट, what will be the impairment loss from investment of Zest Limited in associate large limited for the year? अच्छा, कुछ एसोसिएट में इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है जेस्ट लिमिटेड ने, लार्ज लिमिटेड, उस वो जो असेट है उसका इंपेयरमेंट लॉस ही अपने से पूछ रहा है। चलो अपन देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास। क्या नाम था नीचे? लार्ज लिमिटेड। हाँ, लार्ज लिमिटेड का लिखा हुआ है। ये वाला पैराग्राफ तो वैसे भी अपन ने कर दिया। लार्ज लिमिटेड ये रहा सेकेंड पॉइंट। स्टार्ट करते हैं एक बार पढ़ना। Zest Limited acquired 40% shares in Large Limited on 1st April 2025 for a consideration of 65,50,000. Balance of retained earning on the same date कितनी थी? 52,40,000. It is the group's policy to remeasure the non-controlling interest at fair value and provide for impairment loss, if any, in the वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर। ठीक है, इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल होती है। द रिटेन अर्निंग एंड द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ लार्ज लिमिटेड 31 मार्च 2016 को कितनी है? क्लोजिंग वाली है बेसिकली बता रहे हैं, 76 लाख है और 40 लाख है। इससे अपने पास प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा कैसे? 76 लाख माइनस 52,40,000। चलो, क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में? लार्ज लिमिटेड हैव नॉट इशूड एनी शेयर कैपिटल सिंस द एक्विजिशन ऑफ शेयर होल्डिंग बाय जेस्ट लिमिटेड। द फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स वो द सेम एज कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। द रिकवरेबल अमाउंट अपने दे रखा है इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए अपने पास काम आएगा 1,15 लाख का एज ऑन 31 मार्च 2026। On 1st January 2026, Zest Limited sold inventory costing 5 lakh to Large Limited for 15 lakh. The inventory was still unsold. ये क्या है हमारा? अनरियलाइज प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट बाय लार्ज लिमिटेड। द इन्वेंट्री वॉज सोल्ड थर्ड पार्टी बाद में 8 अप्रैल को हुई। चलो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपने पास रिकवरेबल अमाउंट तो दिया हुआ है, इसका भी अपन 40% लेंगे क्योंकि सामने वाली लार्ज लिमिटेड में हमारा 40% का स्टेक है। तो 1,15 लाख का 40% अपन ले लेंगे, वो हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट आ गया। बेसिकली अपने को क्या कैलकुलेट करना है इसमें? मेन थिंग कैरिंग अमाउंट। अगेन चलो कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितनी है? 65,50,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे? मैंने आपको बताया था, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग माइनस ओपनिंग रिटेन अर्निंग का 40% मेरा स्टेक होगा। किसका? जेस्ट लिमिटेड का, 9,44,000। अनरियलाइज प्रॉफिट का एडजस्टमेंट अपन कैसे करते हैं? सेल माइनस कॉस्ट का पेरेंट का, इसका इन्वेस्टर का शेयर। कितनी है सेल? 15 लाख की। फिगर्स अपने क्वेश्चन में दे रखे थे, कहाँ गया? ये रहा हमारा, ये रहा। सेल कितनी करी थी? 15 लाख की। कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख की। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना हुआ? 10 लाख का। उसमें स्टेक हमारा शेयर कितना है? 40%। ये क्या हो गया? अनरियलाइज प्रॉफिट अपन ने एडजस्ट कर दिया। कैरिंग अमाउंट मेरे पास आ गई 70,94,000। रिकवरेबल अमाउंट पूरे के पूरे रिकवरेबल अमाउंट जो लार्ज लिमिटेड का पूरा रिकवरेबल अमाउंट है 1,15 लाख, तो हमारा पोर्शन कितना है? 40%। रिकवरेबल अमाउंट आ गया हमारे पास 46 लाख। कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। क्या है? इंपेयरमेंट लॉस कितना? 24,94,000। क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंपेयरमेंट लॉस। 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर एक्वायरिंग सोर लिमिटेड। सोर लिमिटेड को इन्होंने एक्वायर करा किसने? जेस्ट लिमिटेड में। उसमें अपने को परचेज कंसीडरेशन निकालना है। चलो, ये वाला पॉइंट। ऑन 1st अप्रैल 2025 जेस्ट लिमिटेड एग्रीड विद शेयर होल्डर ऑफ सोर लिमिटेड टू एक्वायर 100% स्टेक इन सोर लिमिटेड फॉर टोटल कंसीडरेशन कितना है? 200 लाख, विच इंक्लूड्स टोटल 200 लाख दिए इन्होंने। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? यानी अगर कुछ इंक्लूडेड नहीं होता होगा एज पर इंडेक्स 103 अपन उसको माइनस कर देंगे। चलो, फर्स्ट पॉइंट,
जेस्ट लिमिटेड विल रीइंबर्स शेयर होल्डर ऑफ सोर लिमिटेड फॉर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ₹4 लाख। क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमारा परचेज कंसिडरेशन का पार्ट होती है? नहीं, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती, हटा दो। टोटल कंसिडरेशन 200 लाख माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होती, इसका पार्ट हटा दो। सेकंड पॉइंट क्या है? 2 of the shareholders of SOAR Limited will work as general managers even after SOAR Limited is acquired by Zest Limited. The arrangement will work for period of 2 years and for which quarterly salary of 40,000 is provided. ये क्या? ये सैलरी है, रेमुनरेशन है। क्या ये परचेज कंसिडरेशन? नहीं, परचेज कंसिडरेशन पार्ट नहीं होगा। इंडेक्स 103 में अपन पढ़ते हैं, इन्होंने एम्प्लॉय के तरीके से दिया है इनको, तो अपन इसको ही माइनस कर देंगे। लेस पेमेंट टू जनरल मैनेजर्स इन काइंड ऑफ रेमुनरेशन फॉर 2 years। कैसे? 40,000 पर क्वार्टर का है। कितने क्वार्टर हैं? 2 साल में कितने क्वार्टर? 1 साल में 4, तो 2 साल में 8 क्वार्टर। इनटू जनरल मैनेजर्स एम्प्लॉयज कितने हैं? 2 हैं। 6.4 लाख भी अपन परचेज कंसिडरेशन से हटा देंगे। एक पॉइंट और है, कौन सा है? फर्दर SOAR लिमिटेड हैज फाइल्ड अ लीगल केस अगेंस्ट Zest लिमिटेड इन द पास्ट विच इज नॉट सेटल्ड टिल द डेट ऑफ एक्विजिशन, एग्रीड टू सेटल द सेम फॉर 2 लाख। इस ये जो सेटलमेंट अमाउंट है, जो हमारा ये लीगल केस फाइल हुआ है, इसका सेटलमेंट अमाउंट भी अपन परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं इंडेक्स 103 के हिसाब से, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। इसको भी अपन यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। हमारा फाइनल परचेज कंसिडरेशन कितना है एज पर इंडेक्स 103? ऑप्शन नंबर बी 187.6 लैक्स। चलो, कहाँ है हमारा ऑप्शन? इसमें 187.6 लाख हमारा परचेज कंसिडरेशन आ गया। तीनों के तीनों अमाउंट उस तरह के थे जो अपन इंडेक्स 103 में परचेज कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। आप एग्जाम देकर के आए हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं सारे कंसेप्ट पर भी जाऊँगा नहीं। मैं तो आपको सिर्फ MCQ का कैलकुलेशन और वगैरह सब मैंने आपको बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहे हैं अपन जस्ट। चलो, केस सिनेरियो नंबर 3। चलो वापस से अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फर्टिलाइजर डिवीजन गुडविल एट द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन आफ्टर रीमेजरमेंट। अच्छा ठीक है, फर्टिलाइजर डिवीजन की जो गुडविल का अमाउंट है वो अपने को इसमें मेजर करना है। फर्टिलाइजर डिवीजन, चलो अपन एक बार यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिकली इनका क्या है? इंट्रोडक्शन है। अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। On 1st June 2025, ABC Limited decide to dispose of the business including current and non-current asset of one of the divisions related to fertilizer business which is acquired several years ago. The disposal does not involve ABC Limited withdrawing from a particular market sector. The carrying amount कितने दिए हैं अपने को? इसके गुडविल दी हुई है 20 की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है 40, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क के कुछ फिगर दे रखे हैं, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। None of the asset of the business has suffered impairment as at 1st June 2025. At the date, inventory and trade receivable of the business are already stated at no more than recoverable amount। ठीक है, यह हमें क्या दे रखी है? फेयर वैल्यू दे रखी है, विच वॉज कंसिडर्ड टू बी रीजनेबली अचीवेबल, और ये क्या है? हमारी कॉस्ट टू सेल है। The estimate have not changed since 1st June 2021. Estimate that business will be sold by 31st March 2026 at the latest. चलो, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? इसमें इम्पेयरमेंट की टेस्टिंग करनी है और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन बाकी असेट्स की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जो अपने को दूसरे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करीब होगी। उससे अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। वो कौन सा है? वो ये वाला है, वो ये वाला है। तो बेसिकली क्वेश्चन 10 में इन्होंने क्या पूछा था? मैंने इसमें पहले क्वेश्चन 10 की कैलकुलेशन करी थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन 10 में क्या पूछा? देखो, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्टिलाइजर डिवीजन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी आफ्टर इम्पेयरमेंट कितना क्लोजिंग बैलेंस होगा, वो पूछा है इन्होंने मेरे से। चलो, तो सबसे पहले अपन एक बार क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 9 का आंसर उससे अपने आप आ ही जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10। चलो, क्वेश्चन नंबर 10 अपन देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? अपन फर्टिलाइजर डिवीजन के PP की क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो, बेसिक आपको समझ में सब आ जाएगा, अपने करा हुआ है पेपर। स्टिल मैं थोड़ा सा इनिशियली से लेके चलूँ। कैरिंग अमाउंट कितना है हमारे पास? टोटल कैरिंग अमाउंट 20, 40 अपन ने सारे ऐड कर दिए। कौन से फिगर ऐड कर दिए अपन ने? ये सारे फिगर्स ऐड कर दिए अपन ने टोटल कैरिंग अमाउंट निकालने के लिए। चलो, 20, 40, 16, 30 और 20 सारे ऐड करने के बाद कैरिंग अमाउंट कितना आया? 126। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 93 मिलियन की कितनी है फेयर वैल्यू, और 10 लाख क्या है इसमें? कॉस्ट टू सेल। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, तो 93 मिलियन माइनस 1 मिलियन, 92 के लाख क्या है हमारा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है हमारा? 92 मिलियन। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ गया? 34 मिलियन। ये सारी हमारी कैलकुलेशन मिलियन में चल रही है बेसिकली, तो 34 कितना आ गया हमारा? इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अब क्या करते हैं अपन इंडेक्स 136 में? इंपेयरमेंट लॉस को सबसे पहले अपन गुडविल में अपोर्शन कर देते हैं। तो गुडविल कितनी है? गुडविल हमारी 20 है। मेरी गुडविल, ये हमारी गुडविल 20 की गुडविल। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस 34 में से 20 का इंपेयरमेंट लॉस पूरा का पूरा गुडविल कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या हो जाएगा? गुडविल का अमाउंट 0 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर निल। इसलिए मैंने आपको बोला कि अपन पहले क्वेश्चन नंबर 10 समझ लेते हैं। तो हमारे पास इससे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। क्या आ गया? निल, सी। अब ये क्या पूछ रहा है? अब इसका अपन ऑलरेडी निकाल लेंगे भाई। बाकी का जो बचा हुआ इंपेयरमेंट है वो क्या है? बाकियों का है।
तो हमारे पास बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस कितना बचा, टू बी अपोर्शन टू पीपी एंड पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ओनली, किस पे, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल पे इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये स्कोप के अंडर नहीं आते ये, हाँ ये यहाँ पे ऐसे आ गया। चलो तो बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस कितना बचा 14, कैसे, टोटल इंपेयरमेंट लॉस 34 का था, 20 का मैंने गुडविल को दे दिया, मेरा कितना बचा 14 बचा। पीपी को मैं कितना दे दूंगा कैरिंग अमाउंट के हिसाब से 10, बचा हुआ कितना किस पे चला जाएगा, हमारे पेटेंट एंड ट्रेडमार्क पे 4। तो पीपी का कितनी थी कैरिंग अमाउंट, अब आप देखो कितनी थी पीपी की कैरिंग अमाउंट, एक सेकेंड, कितनी थी पीपी की कैरिंग अमाउंट, एक सेकेंड, पीपी की कैरिंग अमाउंट है हमारी 40, इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया 10, कितनी बची आफ्टर इंपेयरमेंट 40 माइनस 10 30, ऑप्शन नंबर डी। चलो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें आंसर आ जाएगा 30। क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ द इन्वेंट्री वैल्यूएशन एरर डिस्कवर्ड ऑन 30 अप्रैल 2026 इन रेस्पेक्ट ऑफ द सीमेंट यूनिट शुड बी करेक्टेड। चलो एक बार अपन इन्वेंट्री वाला पैराग्राफ इसमें पढ़ लेते हैं, क्या हुआ। On 30 April 2026, the company discovered that the closing inventory of the March to 31st 2026, the previous year, was overvalued by 10 lakh in its cement business due to calculation error. The financial of the company are approved by competent authority। तो क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई एरर हमें बाद में दिखाई देता है, कोई हमें ये पता चलता है कि हमारी गलती है, तो अपन क्या करते हैं उसका रीस्टेटमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं, तो अपन इसका रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज एन एरर सो वी विल करेक्ट द फिगर्स रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 अप्रैल, क्योंकि फाइनेंशियल्स तो अप्रूव हो चुके, फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 एंड रीस्टेट द कंपैरेटिव फिगर्स, पिछले वाले फिगर्स को भी अपन इसमें रीस्टेट कर देंगे और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल आंसर, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। एडजस्ट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द करेंट ईयर एंड रीस्टेट द कंपैरेटिव फिगर फॉर द प्रीवियस ईयर। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब इस करेंट ईयर की रिटेन अर्निंग में अपन उसका एडजस्टमेंट कर देंगे बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड टू बी डन इन रेवेन्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड। चलो रेवेन्यू वाला क्वेश्चन हमारा इंडेक्स 115 का। ABC Limited enter into an arrangement with a customer during the year for providing customized software. Based on its experience, ABC Limited determined that writing the software will take approximately 200 hours and the total charges will be 300 per man hour. After incurring 100 hours of time, ABC Limited and the customer agreed to change the specification of the software and thereby increasing the estimated man hours by another 50 hours another 50 hours से इंक्रीज हो गया टू बी चार्ज टू द रेट ऑफ ₹200 पर मैन आवर। यानी इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अपन क्या करेंगे, एक इंक्रीज वाली बेसिक एवरेज रेट निकाल लेंगे और उस हिसाब से आज तक अपन ने कितना रिकॉग्नाइज कर लिया माइनस कितना मुझे करना चाहिए था, उस हिसाब से अपन क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कर देंगे इंडेक्स 115 का कंसेप्ट। कैसे करेंगे देख लेते हैं। ओरिजिनल कितना है 200 आवर्स, रेट पर आवर 300, टोटल कितना आया 60,000। इंक्रीज कितना हुआ 50 के आवर इंक्रीज हुए, कितने से 200 से, टोटल कितना हुआ 10,000। तो टोटल अमाउंट कितना गया 70, टोटल आर कितने हो गया 250, डिवाइड करके रेट क्या आ गई हमारे पास, एवरेज रेट कितनी आ गई 280। यानी आज तक हमें रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए 100 आवर्स। 100 आवर अपन ऑलरेडी काम हो चुका ना, क्वेश्चन में दिया हुआ था 28,000 का, लेकिन मैं ऑलरेडी कितना कर चुका, मैं तो 300 के हिसाब से कर चुका साहब 30,000 का। तो मुझे 200 का रेवेन्यू क्या करना है, रिवर्स करना है। चलो 200 का रेवेन्यू मुझे क्या करना है, इसमें रिवर्स कर देना है 2000 का, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे इंडिविजुअल क्वेश्चन है। अब केस सिनेरियो अपन ने कर लिए। लाइफलाइन लिमिटेड हैज 10 lakh ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 ईच आउटस्टैंडिंग। द कंपनी हैज ऑल्सो इशूड 2000 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू करें, ठीक है। Each bond is convertible into 20 ordinary share on demand. For the current period, Lifeline Limited reported a profit after tax of 23,25,000। यहाँ से पढ़ के समझ आता है कि शायद EPS वगैरह ही निकलवाएंगे। The applicable income tax rate is 25%. The average market price of equity share during the period is ₹5 per share, ठीक है। बेस्ड ऑन इंडेक्स 33 अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट द डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर अपन कैसे निकालेंगे, इसमें अपन जो हमारा न्यूमरेटर होता है कौन सा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अपन इन बॉन्ड्स की इंटरेस्ट सेविंग ऐड कर देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में अपन नंबर ऑफ बॉन्ड्स में वो कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट होकर के जो बॉन्ड्स हमारे पास बढ़ करके आ सकते थे इक्विटी शेयर्स, जैसे 2000 बॉन्ड्स जो हमारे, ये ईच बॉन्ड 20,000 में 20 ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी इंक्रीज कितना हो सकता है हमारा टोटल शेयर्स के अंदर 20,000 इंटू 20 40,000 शेयर्स और इंक्रीज होते हैं, वो अपन डिनोमिनेटर में बढ़ा देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, डाइल्यूटेड ईपीएस आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। ये हमारा सारा गिवन डेटा है, तो मैंने लिखते लिखते ये भी लिख दिया। टोटल ऑर्डिनरी शेयर 10 लाख, 10% की सारा गिवन डेटा है।
तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है 23,25,000। टैक्स सेविंग अपन ऐड करेंगे इसमें। टैक्स सेविंग कितनी हुई 2,000 बॉन्ड्स हैं, 100 की इनकी फेस वैल्यू है, इसका 10%, ये तो टोटल टैक्स है, तो ये सॉरी टोटल इंटरेस्ट है। इसकी टैक्स सेविंग कितनी हुई, टैक्स सेविंग कितनी हुई 20,000 इंटू 1 माइनस 0.25, 25% हमारी टैक्स रेट, 50,000 की टैक्स सेविंग अपन ने इसमें ऐड कर दी। ये हमारे पास आ गया क्या, पैट, किसके लिए, DEPS निकालने के लिए 23,40,000 ए। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में अपन क्या करेंगे, जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स ऐड कर देंगे। 2000 बॉन्ड, एक बॉन्ड 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, 40,000 शेयर्स इंक्रीज हो गए, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। 10 लाख प्लस 40, 10 लाख 40,000। क्या आ गया हमारा DEPS 2.25, हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 14। XYZ Limited is the first time adopter of Ind AS. The company prepared its opening Ind AS balance sheet on 1st April 2025. Under previous GAAP, the company has recognized a provision for lawsuit of rupees 10 lakh as at 31st March 2025 based on the best estimate available at that time. ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट के हिसाब से एक प्रोविजन उन्होंने बनाया था 10 लाख का। On 1st April 2026, before the approval of financial statement, the lawsuit was settled for 15 lakh. This information is not available on the transition date. वैसे भी जो अपन ट्रांजिशन डेट होती है इंडेस 101 के हिसाब से अपन क्या करते हैं, जो भी प्रोविजन से एस्टिमेट्स का अमाउंट होता है उसको अपन प्रीवियस वाले गैप के अमाउंट पे मेजर करते हैं जनरली। तो अपन इसको क्या करेंगे, 10 लाख भी मेजर करेंगे। कीप द प्रोविजन ऑफ 10 लाख है, दो ओपनिंग बैलेंस शीट, सिंपल सा आंसर, एक लाइन में मैंने यहाँ भी लिख दिया। प्रीवियस गैप कैरिंग अमाउंट विल बी यूज टू मेजर द प्रोविजन अमाउंट, एस्टिमेट अमाउंट एज पर इंडेस 101, ऑप्शन बी हमारा 10 लाख का अमाउंट। सिंपल क्वेश्चन अगेन। लास्ट क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मेक अ सेल्फ इंटरेस्ट रेट। कौन सा सेल्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है, क्या लिखा हुआ है, डज नॉट हैव अ मोटिव एंड अपॉर्चुनिटी टू मैनिपुलेट प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू गेन फाइनेंशियली। यही तो होता है, यही है, जब कोई मोटिव ही नहीं है तो कोई सेल्फ इंटरेस्ट रेट ही नहीं है। ये तो अच्छी बात लिखी हुई है यहाँ पे, बाकी यही पढ़ लेते हैं एक बार। होल्ड्स अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड द वैल्यू ऑफ दैट फाइनेंशियल माइट बी डायरेक्टली, ये तो है। टू इज एलिजिबल फॉर अ प्रॉफिट रिलेटेड बोनस एंड वैल्यू ऑफ दैट बोनस माइट बी डायरेक्टली इफेक्टेड, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट रेट है। होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेफर्ड बोनस शेयर्स राइट्स और शेयर ऑप्शन इन एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेल्फ इंटरेस्ट, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, सेल्फ इंटरेस्ट रेट नहीं है। ठीक है, तो अपन ने सारे के सारे FR May 26 के MCQ डिस्कस कर लिए। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। बेसिकली हाँ, एग्जाम टाइम पे मैं समझता हूँ कि अगर अपन ने MCQ को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन इस तरह से थोड़े से कंसेप्चुअल MCQ थे, बेसिक से MCQ लगे मुझे तो जब मैंने पढ़ा और मैंने इनको सॉल्व करा। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ मैं आपका एग्जाम अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।